अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ड्रिप इरिगेशन पे बात करेंगे। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पानी का बहरान है और आइंदा आने वाले दिनों में पानी की मज़ीद कमी हो सकती है। इसलिए हमें पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना है और एहतियात से इस्तेमाल करने के साथ ही हम अपनी फसलों को भी बचा सकते हैं, अपने पानी को भी महफूज कर सकते हैं और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद अमजद साहब। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं वाटर मैनेजमेंट लोधरा के। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहसिन नवाज़ साहब। डॉक्टर मोहसिन नवाज़ पढ़ाते हैं ज़रई यूनिवर्सिटी में और शोबा वाटर मैनेजमेंट में पढ़ाने के साथ साथ इस पर रिसर्च भी करते हैं। और उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब। आप फार्मर हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं और ड्रिप इरीगेशन को बेहतर अंदाज से समझते हैं। अमजद साहब, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूँगा। पहले तो मुझे ये बता देंगे ये ड्रिप इरिगेशन है क्या, आम आदमी की फहम के लिए भी हो। और ये इसमें है कि हम हर पौधे को उसकी जड़ों तक डायरेक्ट पानी पहुंचाते हैं, बजाय इसके कि पूरे खेत को पानी लगा दें। ठीक है। तो जिस जगह पौधा होगा और उसकी जड़ें होंगी तो डायरेक्ट वहीं पर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर एक दिन में उसको 1 गैलन पानी चाहिए तो हम 1 गैलन ही देंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इतना अंदाज़ा तो है कि ये ड्रिप इरिगेशन का मकसद ये है कि भी पानी पौधे तक पहुंचाया जाए, ज़ाय ना हो और जितनी ज़रूरत है उतना ही उस तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसका निज़ाम क्या है? पाइप के ज़रिए वहाँ पहुंचाया जाता है या कोई और पाइप नेटवर्क एक बिछाया जाता है ज़ेरे ज़मीन, हर पौधे तक हर पौधे तक वो पाइप जाता है और वहाँ से फिर हम कनेक्शन लेते हैं अंडरग्राउंड और बाहर कनेक्शन आ जाता है, फिर उस पौधे को पानी मिलता है। ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती होगी गोड़ी छोड़ी करने में और उसको पाइप को संभालने में, या नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पाइप तो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है और ये जब बड़े पौधे हैं वहाँ तो इतनी गोडी की ज़रूरत होती नहीं है ना। ठीक है। तो वो पाइप निकलता है, उस पाइप को आप दाएँ बाएँ कर सकते हैं और वहाँ सारा कुछ जो कुछ करना है कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर सब्जियात या रो क्रॉप्स का ताल्लुक है तो वो तो आपको डेफिनेटली हर हार्वेस्टिंग के बाद जो है क्रॉप की हार्वेस्टिंग उसको रोल बैक करना होगा, ज़मीन को तैयार करके दोबारा फिर उस सिस्टम को बिछाना होगा। तो मुश्किल काम हो गया, सारे पाइप को आप समेटे हैं। मगर पानी की जो है शॉर्टेज आ रही है और पानी के बगैर ज़िंदगी का तो कोई तस्वर नहीं है ना। तो पानी तो बचाना है हमें किसी न किसी शक्ल में। ये सारा काम मैनुअली होता है या कोई इसको लपेटने का और फिर बिछाने का काम? नहीं, हमारे पास यहाँ तो सारा मैनुअली हो रहा है, मगर अब एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं कि ये सारा कुछ मशीनरी भी कर देती है, मगर हमारे पास अभी ये सहूलत नहीं है। अच्छा जी, ये फरमाइएगा कि ये हम दो निज़ाम सुनते हैं, एक ड्रिप इरिगेशन और एक स्प्रिंकलिंग का निज़ाम सुनते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्प्रिंकलिंग में जस्ट वो बारिश का नेमल बदल है कि आप बारिश कर देते हैं, पूरे छिड़काव कर देते हैं पौधे के ऊपर, जबकि इसमें जो है आप पौधे को डायरेक्ट वैसे पानी दे रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों का जो निज़ाम है पानी पहुंचाने का, छिड़काव का, या उसमें भी फ़र्क है दोनों में? नहीं, पाइप नेटवर्क तो वही रहता है। ठीक है। मगर जिस जगह से पानी ने निकलना है उस इक्विपमेंट को वो डिफरेंट इक्विपमेंट होगा। ड्रिप के लिए अलहदा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्प्रिंकलर के लिए वहाँ स्प्रिंकलर इस्तेमाल होंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा एफिशिएंट क्या है? सबसे एफिशिएंट जो है वो ड्रिप है। ड्रिप है, स्प्रिंकलिंग से भी ज़्यादा एफिशिएंट जी, क्योंकि स्प्रिंकलर में ये है कि अगर हवा वगैरह चल रही है तो फिर वो ओवरथ्रो हो जाता है, दाएं बाएं पानी जाता है। और उसमें मेरे ख्याल है एवेपोरेशन ज़्यादा है, एवेपोरेशन लॉसेस वहाँ ज़्यादा है। ड्रिप में कम है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 95% तक जो है वो ड्रिप में ही हासिल होती है। अच्छा। जबकि स्प्रिंकलर में 80 से 90 के दरमियान में मैनेज करते हैं हम। तकरीबन 10% का फ़र्क पड़ जाता है। जी, फ़र्क पड़ जाता है। मैं डॉक्टर साहब आपको शामिल करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि ये जो हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, एक तो दुनिया में इसका क्या रुझान है और पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हुए हैं ड्रिप इरिगेशन की अगर बात करें? सर, जैसे जैसे वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं स्पेशली वो तो इस सिस्टम पे शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अभी भी डेवलपिंग फेज़ में हैं तो हमारे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की थोड़ी सी रफ्तार थोड़ी स्लो है। क्या वजह क्या है? वजह यह है जी कि हमारे पास जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो टेक्नोलॉजी को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़े जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या फिर जो थोड़े से आउटडेटेड चल रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते रहे हैं, फोरफादर्स करते रहे हैं, वैसे ही हम उसको लेके चलेंगे। मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक तो रिवायती तरीक़ाकार से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, दूसरा शायद ये पहलू है कि ये एक तकनीकी मामला है, इसमें उलझना नहीं चाह रहे, और तीसरा एक अहम पहलू शायद जेब
भी इजाज़त ना देती हो, ये भी है ना जी? जी, ये भी इसमें बिल्कुल चलाते जी निज़ाम। अच्छा, इंटरनेशनली आप ये समझ रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन की तरफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सारे इस तरफ चले गए? जी सर, स्पेसिफिकली फ्लडिंग नहीं हो रही अब वहाँ जी, फ्लडिंग नहीं हो रही। अच्छा। रो क्रॉप्स के केस में तो वो ऑलमोस्ट ड्रिप इरिगेशन पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जो है वो बेसिकली आपकी रो क्रॉप्स के लिए है। ठीक है। जितनी भी आपकी फसलें, फसलात या बागात जो कि कितारों में लग सकते हैं, उनके लिए एफिशिएंट सिस्टम ड्रिप इरिगेशन है। वो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो सारे शिफ्ट हो चुके हैं, फ्लड इरिगेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये जो रो क्रॉप्स हैं जी जी सर, इनमें और बगैर कतारों वाली क्रॉप्स में क्या फ़र्क है? इसकी एग्जांपल देगा? जैसे अगर आप कॉटन को देख लें तो कॉटन जो है वो आप कितार में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गंदम की मिसाल लेते हैं तो गंदों में आप जो है वो आप मोस्टली हमारे यहाँ पे अभी भी जो है वो ब्रॉडकास्ट, वैसे तो मेरे ख्याल है हर फसल जो है वो रो में लगाई जा सकती है, लेकिन सर उसमें फिर क्योंकि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका गंदम के केस में या वीट के केस में, तो फिर हम उसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। अच्छा। और जो हमारी रो क्रॉप्स हैं जैसे वेजिटेबल्स सारी हैं, ऑर्चर्ड्स जितने भी हैं, और जितना जो आपका कॉटन है, मेज़ है, इन सब के लिए हम जो है वो ड्रिप इरिगेशन। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो ये आपने बताया कि इंटरनेशनली जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं जी सर ड्रिप इरिगेशन को, और हम भी आहिस्ता आहिस्ता नकाली कर रहे हैं। हम सिर्फ नकाली कर रहे हैं या हमने खुद भी कोई इनोवेशन की? आप क्योंकि रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने खुद भी कुछ सोचा है कि हम अपने हालात के मुताबिक, अपने मौसमी हालात के मुताबिक इसको ढालें, या सिर्फ बस कॉपी करके उसको फॉलो? नहीं सर, उसमें बिल्कुल जो है वो अब लोकली भी इनोवेशंस आ रही हैं। पहले जो है जब हमने टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया तो हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया। ठीक है। लेकिन हम अब अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, लोकली चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसको एफिशिएंट करने के लिए आपके यहाँ कोई तहकीक हो रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या बस इसको जैसे है उसी तरह अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं सर, पहले ऐसा होता था जी कि आप निकाली कर रहे थे और जो सिस्टम है एज सच ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब कोई 15-20 साल इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी आए हुए हो गए हैं, तो अब लोगों ने उसको अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे ढाल लिया है। ठीक है। और साथ जो तहकीकी अदारे हैं या जैसे ज़राई यूनिवर्सिटी है, उसमें तहकीक इस तरह चल रही है जी कि किस तरह ज़्यादा एफिशिएंटली हम इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फिर फर्दर जो है ये इसका हमें कुछ थोड़ी सी तारीख भी बताइएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ? कोई तजर्बा किया गया या अचानक ऐसे सोच आ गई? ये ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट कैसे हुआ? सर जो वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ थे, ठीक है, उनके पास उन्हें ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थी वो इम्पोर्ट करना पड़ती थी, और वाटर जो है उनका वाटर लेवल बहुत डाउन था, वो पंपिंग भी उनके लिए सूटेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी कि जितना का पानी उनके लिए अवेलेबल है वो उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो है अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं या फिर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं जहाँ पे भी आपका जो है वो सेंट्रल एशियन पानी की शॉर्टेज है, तो उन्होंने फिर सोचा जी कि हमने अपने डिपेंडेंट तो नहीं रहना दूसरे कंट्रीज़ पे, तो हमने खुद भी इंडिपेंडेंट होना है। हमने अपना जो इतना जो हम अपना रेवेन्यू उस पर खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम उसे सेव करके तो हमको टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो उन्होंने वाटर शॉर्टेज को भी देखा और साथ में यील्ड को भी देखा कि जी हम वाटर को भी सेव करें और साथ में पैदावार भी बढ़ाएं। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया से ये ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर हम क्योंकि वैसे तो हम जब इस मुल्क का नाम लेते हैं तो हम थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन इजराइल से जो है इसका जो है वो ज़्यादा उन्होंने, अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो हम उनकी जो डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनको फॉलो करने में, उनको स्टडी करने में कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। अगर कोई कामयाबी से आगे बढ़ रहा है जी तो हमें देखना चाहिए। इसमें मजहब का मामला जो है, मजहब का मामला बिल्कुल नहीं आता, हमें उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मैं ज़रा डॉक्टर आबिद साहब को शामिल करूँगी। डॉक्टर साहब, आप खुद फार्मर है, आपसे ज़्यादा जो है वो ज़राअत को कोई नहीं समझता। ये बताएं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने खुद ड्रिप इरिगेशन को कितना फॉलो किया हुआ है, कितने एरिए पे आपने खुद लगाई हुई है या अभी सोच रहे हैं? सर मैंने कुछ हद तक अपना जो आम का बाग है ना,
उसको हाई डेंसिटी पे शिफ्ट किया है, जिसकी रिक्वायरमेंट ही ड्रिप इरिगेशन है। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए आपने? 1 एकड़ पे 1000 पौधे लगते हैं सर, उसमें 1000 से आपने भी 1300। 1000 लगाए हैं? हाँ जी सर। अच्छा। उसकी रिक्वायरमेंट ही ड्रिप इरिगेशन है। बेसिकली हमने उसकी कनोपी मैनेज करनी होती है। ठीक है। अगर हम उसे ओपन इरिगेशन करेंगे तो नीचे जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी, कनोपी उतनी ज़्यादा फैलेगी। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन कितना अरसा हो गया आपको लगाए हुए? सर 3 साल हो गए हैं उसको लगाए हुए। अब वो तो अब पौधे बड़े हो गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। फ्रूट दे रहे हैं अभी या नहीं? फ्रूटिंग स्टेज पे कुछ आ गए हैं, कुछ नेक्स्ट ईयर सारे फ्रूटिंग तो स्टेज ये पे। 1000 पौधा कामयाब है एकड़ में? या बिल्कुल, ये अभी- 1300 तक भी जा सकता है। हम इसका जो है ना साइज मैटर करता है, थोड़े कम साइज पे लगा दें, थोड़े ज़्यादा के ऊपर ना सारा। ठीक है। तो ये 700 से लेकर 1300 पौधे तक हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें तो मेरा ख्याल है जो आपने पाइपलाइन बिछाई है उसको समेटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि फसल में तो आपने काटना है और फिर नई फसल उगानी है। बाग में तो कोई इशू नहीं है। वो एक बिल्कुल दफ़ा सर, आपने ऐसे ही है। जहाँ पे फसलें छिमाई की या चलती हैं वहाँ पे तो हमें इन्हें समेटने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने हल चलाने होते हैं सारा कुछ ना। ये तो परमानेंट हमने कास्ट किए हुए, इस पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसको बार बार समेटें और वो करें ना सर। ठीक है। आप कोई एस्टिमेट बता सकते हैं 1 एकड़ पे ये जो बाग के लिए आपने लगाया हाई डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी से मुराद ये हो गई कि 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा पौधे लगा दिए, तो इस पे कितना खर्चा आ गया आपका ड्रिप इरिगेशन? सर ये बेसिकली तो सब्सिडी निज़ाम के तहत चल रहा है कि आप 5 एकड़ 10 एकड़ का एक पूरा प्लाट का उनको देंगे तो वो सोलर ट्यूबवेल प्लस ड्रिप इरिगेशन पे 50-50 सब्सिडी के थ्रू आपको ये देते हैं सारे। ठीक है। अगर वैसे आप कास्ट करेंगे तो आपको डबल कास्ट पड़ जाएगी उसकी, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए पर एकड़ या इससे भी 2 लाख 1 एकड़ में? 1 एकड़ में manage हो आपको जाता है। वो प्लस वो सारा एक पॉन्ड बनाना पड़ता है, प्लस वो सोलर ट्यूबवेल और सारा लगा के फिर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना पड़ता है सारा। अच्छा, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोग जानना भी चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने 1300 पौधे या 1000 पौधे आपने लगाए हैं, ये तो किसी ज़माने एक मुरब्बे में भी काश्त नहीं होते थे। तो बिल्कुल ऐसे सर कन्वेंशनल जो चल रहे हैं वो। तो ये मैं पूछना ये चाहूँगा कि अब किसी के पास एक मुरब्बा नहीं है तो वो 1 एकड़ का बाग लगा लेता है, तो वो एक मुरब्बा बाग वाले के बराबर आ सकता है? सर इस तरह पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली। हम जो रिवायती काश्त करते हैं उसमें 40 से 80 पौधे 100 पौधे पर एकड़ लगाते हैं। ठीक है। उसमें हाइट का बड़ा इशू आ जाता है और जब हम उसमें फ्रूट मैनेजमेंट नहीं कर सकते, पोस्ट हार्वेस्टिंग में प्लस उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी हमें बड़ी लो मिलती है। इसमें हम हाइट रखते हैं 8 फुट तक मैक्सिमम, जो कि फ्रूट आता है जब वो नीचे आ जाती है तो उसको हम इजीली मैनेज करते हैं। आपको मैं 80 इसको प्रोडक्शन से भी हट के मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 मुरब्बे का बाग है, मैं 1 मुरब्बा मेरा हमसाया है, मेरे पास 1 एकड़ है, तो क्या मैं 1 एकड़ का हाई डेंसिटी का बाग लगा के इतना रिच हो सकता हूँ? मतलब मेरे पास इतने पैसे आ सकते हैं कि मैं 1 मुरब्बे वाले का मुकाबला कर सकूँ, या ऐसा मुमकिन नहीं है अभी? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे और प्रोडक्शन का factor भी हैं एलिमेंट शायद इसमें। प्रोडक्शन इसमें आपको एक्सपोर्टेबल मिल जाती है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप कहें कि वो मुरब्बे के बराबर आ जाए। मैक्सिमम 2 एकड़ या 3 एकड़ उसके मुकाबले में आ जाएगी सारे। अच्छा, अभी तो फिर काफ़ी फासला है। हाँ जी। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि भाई हम 1 एकड़ का बाग लगाएं तो इसका मतलब है कि शायद 1 मुरब्बा जो बाग है उस वो जो मालिक है उसके बराबर हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। 1300 पौधे होने के बावजूद भी आप छोटे काश्तकार ही रहेंगे। मैं ज़रा अमजद साहब ये बताइएगा कि अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि ड्रिप इरिगेशन पे 1 एकड़ पे आपने बाग पे कितना खर्चा किया है। अगर यही खर्च बाग पे इन्होंने एस्टीमेट बताया 2 लाख का, अगर मैं खेत है जिसमें मैं फसलें उगा रहा हूँ तो उस पर अंदाज़ा कितना खर्चा होगा और बाग पे कितना खर्चा होगा और हुकूमत इस पर सब्सिडी कितनी दे रही है? लेकिन मैं ये इस सवाल का जवाब आपसे ब्रेक के बाद दूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम ड्रिप इरिगेशन पे बात कर रहे हैं और अमजद साहब से पूछते हैं कि ड्रिप इरिगेशन 1 एकड़ पर अगर हमने करनी हो तो उस पर कितना खर्चा आता है? जी अमजद साहब। पहली चीज़ तो है कि 1 एकड़ पर ये जो सिस्टम है ना ये फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें और चीज़ें भी साथ पंपिंग यूनिट्स वगैरह लगाने होते हैं। ठीक है। तो कम से कम 5 एकड़ अगर होगा, ठीक है, सिस्टम लगेगा तो फिर ये इकोनॉमिकल होगा फार्मर के लिए, अदरवाइज नुकसान होगा। ठीक है। अब इसमें जैसे ये हाई डेंसिटी बागात की बात हो रही है तो हर 10 फुट पर एक लाइन जा रही होती है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कास्ट आ रही होती है पर एकड़ वो तकरीबन
है 1,80,000 90,000 पर एकड़ कास्ट आ रही थी, जिसमें से 40% फार्मर ने पे करना होता है और 60% गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है। जबकि जब आप सब्जियात पर आ जाते हैं तो या रो क्रॉप जिनको कहते हैं, तो वहाँ हर 4 फुट पर आपको एक लाइन बिछानी है ना, 4.5 फुट पर या 4 फुट पर या 5 फुट पर, जैसे भी उसकी स्पेसिंग होगी। तो उसमें कास्ट फिर खासी 2,40,000 तक चली जाती है पर एकड़, और उसमें से फार्मर अपना कंट्रीब्यूशन देगा, गवर्नमेंट अपना पे करेगी। ये अगर वो फसल बदलना चाहता है, मैंने कॉटन लगाई है, फिर मैं गंदम लगाना चाह रहा हूँ, तो ज़ाहिर है पौधों का दरमियानी फासला भी बदल जाता है और हैयत भी बदल जाती है, तो फिर वो सारी जो सिस्टम है उसको अल्टर करना पड़ेगा या फिर वही चल जाएगा? उसमें ये प्रोविजन दी जा सकती है कि हम 2-2.5 फुट पर लाइन दे दें, जब 5 फुट वाली फसल होगी तो एक लाइन बंद कर देंगे ना। ठीक है। तो अगर 2.5 फुट पर जब आ जाएंगे, 2.5 फुट पर लाइन जा रही है तो फिर सारा सिस्टम चला देंगे। ठीक है। तो वो मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। उसमें ऑप्शन आप जब सिस्टम लगाने लगे तो उसी वक्त ही उसमें ऑप्शन रखवा दें। उसमें जो फार्मर ने वहाँ पर करनी है, काश्तकारी करनी है, उससे मशवरा करके जो कुछ वो करना चाहता है मैक्सिमम उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ मसाइल तो होंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा निज़ाम नज़र आ रहा है मुझे, इतने सारे सुराख आपने बंद करने हो तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। नहीं, वो आसानी से हो जाता है, जैसे जस्ट एक टेप लगी होती, टैप है उसको अच्छा ऑफ करना तो हो जाता है। ये बताएं कि आप वाटर मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको किसानों तक पहुंचाने और उनको बताने, उनको आगाही देने और इस तरफ खींच के लाने में मुश्किलात का सामना है या इजीली लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं? नहीं, खासा मुश्किल है, क्योंकि फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन जो है ना फाइनली वो बहुत ज़्यादा बनता है जो उनकी पेइंग कैपेसिटी में नहीं आ रहा। अच्छा। ख़ुसूसन जब से ये डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, या उसकी वजह से ये कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल तो इंपोर्टेड है। ठीक है। लोकली तो बहुत कम चीज़ें हैं ना। ठीक है। पाइप जितना भी है वो ड्रिप का पाइप बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अच्छा। स्प्रिंकलर्स वगैरह बाहर से आ रहे हैं, ये दूसरे छोटे छोटे इक्विपमेंट भी उसके बाहर से आ रहे हैं। ये सारे छोटे इक्विपमेंट भी बाहर से आ रहे हैं? हम बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ अब यहाँ बनने भी शुरू हो गया, मुल्तान में बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा। मगर असल डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप हम तो सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रही है। अगर ये हम पाइप भी नहीं बना सकते और छोटे छोटे इक्विपमेंट जो हैं स्प्रिंकलिंग के या ड्रिप के, अगर ये भी नहीं बना सकते तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? नहीं सर, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में जब टेक्नोलॉजी एक फेमस हो जाती है तो फिर वो चीज़ें वहाँ पे तो मुद्दत हो गई है इसको फेमस हुए भी, तो मेरे ख्याल है वो आगे कहीं चले गए और हम अभी उसके तो हालात में क्योंकि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, तो जो हमारे यहाँ पे पाइपिंग कंपनीज़ हैं वो इस तरफ आ रही हैं, क्योंकि LDPE पाइप्स जो है वो तो उन्होंने बना लिया है और HDPE बना लिया है, LDPE की तरफ भी वो आ जाएंगे। जरा थोड़ा सा बता दें HDPE। ये जो हमारा जो है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप है, यही हमारा बेसिकली आता है, जो कि लो डेंसिटी से मुराद ये है कि प्रेशर जो है वो उसमें कम बर्दाश्त करता है, यही? नहीं सर, प्रेशर की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ इन्होंने 2-3 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होता है कि जी जैसे पहले हमारा एक PVC का पाइप आता था, वही हम हर जगह यूज़ करते थे। ठीक है। लेकिन वो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी, सनलाइट से वो 2-3 साल में जो है वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। लेकिन जो आपका पॉलीएथिलीन पाइप है या जो कि आपका UPVC पाइप आ गया, उसमें फिर ये प्रोविजन आ गई आपकी कि जी वो ज़्यादा जल्दी डैमेज नहीं होता, उसकी लाइफ। अब इसकी लाइफ क्या है अंदाज़ा? इसकी ड्रिप इरिगेशन आपने की है, सिस्टम बिछाया है? जी सर। तो कितने साल तक तो कोई? वो सर वैसे तो कंपनीज वाले आपको 15 इयर्स तक भी कहते हैं जी कि 15 इयर्स तक आपको इसकी लाइफ चल जाएगी। लेकिन जी हमजा साहब ऐसे ही है, 15 साल तक चल जाते हैं। ऐसे मैं बताता हूँ कि इसमें 2 किस्म के पाइप्स होते हैं, एक तो PVC पाइप है या UPVC उसको आप कहें, जो ज़ेर ज़मीन हम दफन कर देते हैं। ठीक है। तो उसकी लाइफ तो 100 ईयर्स प्लस है। अच्छा, 100 साल तक चल जाएगा? PVC को कुछ नहीं होगा, जो उसमें वैसे कोई डैमेज ना करे, मैनुअली डैमेज ना कोई करे। ठीक है। तो वैसे नहीं डैमेज होता। अच्छा। तो जो सरफेस के ऊपर जो पाइप होता है उसको मैनेज किया जा सकता है 10 साल तक, उसको कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर तो ये लॉन्ग लाइफ है दोनों? जी। तो हम ये समझ रहे थे कि साल के अंदर ही गल सड़ जाएगा, तो फिर हम खड़े होंगे कि क्या करें इसको। बस यही कि उसको मैनुअल डैमेज जो लोग करते हैं उसको अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप उसको। मैनुअल डैमेज ज़्यादा किस चीज़ से होता है? मैनुअल डैमेज जो खेत के अंदर कुछ औरतें गई हैं, चारा काटने के लिए गई हैं, तो शौक से दांती मार दी, बस
अच्छा, शौक से मार, जैसे हम अमूमन बैठे हुए जहाँ भी बैठते हैं सोफे को जो है वो देखते रहते हैं, कहीं छोटा सा सुराख मिल जाए तो कोशिश करते हैं बड़ा हो जाए, इसी वरना मतलब कोई खदशा नहीं है। वरना नहीं जी डॉक्टर साहब, वो आप बात कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा मज़ीद जान लेते हैं कि ये जो है सवाल बुनियादी तौर पे ये था कि हम सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बना रहे। देखें ना, हमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है पानी का, और आगे आने वाले साल जो है वो ज़्यादा बहरान के होंगे, तो हमें यूनिवर्सिटी कोई इसका सस्ता मॉडल क्यों नहीं बना के देती कि जी आप इसको फॉलो करें और जो 2 लाख का खर्चा है वो 50,000 रुपये आ जाएगा। सर उसमें क्योंकि मेनली आपके पास जो खर्चा बनता है वो आपका हेड यूनिट का बनता है, यानी कि जिसमें पंप हो गया, फिल्टर्स हो गए, वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा वो भी हमें क्या उसमें सर आपके पास जो है वो 2-3 तरह के फिल्टर यूज़ होंगे। अगर आप पहले अगर हम ड्रिप इरिगेशन का निज़ाम लगाना चाहते हैं जी तो कम से कम हमारे पास 5 एकड़ रकबा हो, जी सर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो? ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं अगर 10 मुरब्बे का फार्मर हूँ तो 10 मुरब्बे पे ड्रिप इरिगेशन कर सकता हूँ? करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपने जैसे आपने ही जिक्र किया जी कि अगर आप उसमें रोटेशन चाहते हैं क्रॉप्स में, ठीक है, तो वो फिर आप बाउंड हो जाएंगे ज़्यादा, मीन कि उसमें फिर आप ज़्यादा शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा फिर क्रॉप रोटेशन आप ज़्यादा नहीं कर सकते। चलें ठीक है, 5 एकड़ पे आते हैं। 5 एकड़ में एक फार्मर को ना 12.5 एकड़ तक जो है ना वो है 12.5 जो गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की उसमें 12.5 एकड़ तक सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, उसके बाद उसको अच्छा अब उसमें पहले हमने पंप लगाना है, जी जी सर, ऐसे ही ना जी? जी जी अच्छा, पंप हमने लगाया, उस 5 एकड़ के लिए हम कैसा पंप लगाएंगे? सर अगर तो आपके पास नहरी पानी अवेलेबल है जो कि यूजुअली एग्रीकल्चर फील्ड में अवेलेबल होता है, तो उसके लिए फिर यूजुअली नहीं होता, हाँ यूजुअली अब इनके पहले बहुत ज़्यादा था, अब हमें क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम शिफ्ट ही था इसीलिए हो रहे हैं, ठीक है, कि क्योंकि वाटर की शॉर्टेज जो है वो बीच में नहर बंद हो गई, प्रॉब्लम बन गई, तो उसमें जिनके पास नहरी पानी अवेलेबल है वो तो इसके साथ पॉन्ड भी बना सकते हैं, वो एक तालाब बना लें, वहाँ पानी इकट्ठा कर लें, पानी इकट्ठा कर लें, अच्छा, और वहां से क्योंकि ये प्रेशराइज सिस्टम है, इसमें आपको जो है वो पानी पंप करना फिर जो है वो एक मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा जो इसको प्रेशर के साथ जो है पाइपों में फेंके, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर नहरी पानी नहीं है तो फिर आपने ज़ेरे ज़मीन पानी खींचना है ऊपर, जी, और फिर तालाब भरना है। हाँ जी, आप सबमर्सिबल पंप भी लगा सकते हैं उसमें, और क्योंकि उसमें फिर आपको पॉन्ड का खर्चा जो है वो आपको बच जाएगा, लेकिन उसमें ये डिपेंड डायरेक्ट आप पॉन्ड में नहीं आपने फेंकना पानी, बल्कि डायरेक्ट पाइप्स में, डायरेक्ट भी। अच्छा, ये कौन सा पंप है जो डायरेक्ट? ये सर आपका सबमर्सिबल पंप है। इसकी क्या खूबी है सबमर्सिबल और इसमें और आम पंप में क्या फर्क है? जी सर, खूबी इसकी ये है जी कि ये पानी के अंदर भी जो है अगर डिप होगा तो इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, जमीन के अंदर इसको दबा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है? नहीं सर, पानी के अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि जो जहाँ तक आपका बोर करना है आपने, जहाँ पे आपका एक्वेफर स्टार्ट हो जाएगा, पानी आपका आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप इसको पानी में भी डिप होगा तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा, आप डायरेक्टली भी पंपिंग इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अगर हमारे पास 5 एकड़ है तो 5 एकड़ को हम एक ही टाइम में इरिगेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें हमें जोनिंग करना पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम जोन्स अपने छोटे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी। ये तो बड़ी साइंस है, ये काश्तकार कैसे समझेगा सर ये इतना प्रेशर है, इतनी डेंसिटी को मैंने बरकरार रखना है और इतने एरिया में मैंने इसकी जोनिंग करनी है, ये कैसे होगा उसके? सर ये बेसिकली फार्मर को खुद से नहीं करना होता, ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है सब्सिडी के साथ भी, और जो उन्होंने क्यों जी आप रहनुमाई करते रहते हैं? जी सर, तो बड़ा टेक्निकल डिज़ाइन हम खुद बनाते हैं, फार्मर नहीं बनाता, और फार्मर से ही पूछ लेते हैं जी, वो ज़ाहिर है इन्होंने बराह रास्त से इसको फेस किया होगा। आपको ये जो सारी मालूमात हैं ये किसने फराहम की कि भाई आप ये इस तरह ड्रिप इरिगेशन कर लें और इसका ये फ़ायदा होगा, कैसे पता लगा आपको? सर वैसे तो फार्मर बहुत इकोनॉमिकल होता है, वो हमेशा सोचता है कि मेरा कम से कम खर्चा हो, लेकिन ये सारा डिज़ाइन जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट बना के देता है, फिर इसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है, जो ये सारी कंपनी कौन सी कंपनियां? ये जो दुकानदार बैठे हुए प्राइवेट लोग? नो सर, ये बड़े बड़े जो कंपनी हैं, जो जाफर डीलर इसके डीलर बैठे हुए हैं सारे यहाँ, तो ये इनके थ्रू ये सारा ना फिर इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको कैसे पता लगा ये ड्रिप इरिगेशन का और इसकी एफिशिएंटी? आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा, कहीं ना कहीं पूछा होगा, लोगों से मशवरे लिए होंगे, तो कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए? सर मैंने कुछ फसलात का तजर्बा किया है, फॉर एग्जांपल मैं गार्लिक की एग्जांपल करता हूँ, लहसुन की, वो ओपन पे लोग लगाते हैं, वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, उसको मैंने फरोज़ पे लगाया,
ठीक है, रोज़ के ऊपर, ठीक है, तो मेरी पैदावार 30-40 गुना ज़्यादा आई और पानी की भी बचत हुई। कितनी बचत हुई? पानी की ऐसे है कि अगर 1 एकड़ ओपन फ्लड इरिगेशन करता था तो फॉर एग्जांपल अगर 3 घंटे लगते थे तो इसमें 1.5 घंटा लगता था ओपन फरो में। 50% आपकी पानी की बचत हो गई। तो पानी की बचत ड्रिप इरिगेशन में नहीं सर, ये ओपन फरो में सर, फरो से बचत, और पैदावार में भी इजाफा हुआ। ठीक है। तो ये तो मोस्ट स्पेसिफिकली जस्ट जड़ों को देता है। एक्चुअली होता है ऐसा है कि पौधा जब वतर हालत में होता है ग्रो उसी वक्त करता है। ठीक है, जितनी देर वो मड की हालत में, गारे की हालत में रहेगा, जैसे हम ओपन इरिगेशन में करते हैं, उसने कोई रूट्स ने इनटेक नहीं करना होता सारा ना। तो ये सिर्फ उसको रखता ही वतर हालत में है, चाहे आप इसको डेली इरिगेशन कर दें ड्रिप इरिगेशन में, ठीक है, तो डेली उसकी बढ़ोतरी। अब अगर आपने 10 पानी लगाने हैं, 4 दिन अगर वो मड की हालत में रहा है तो 40 दिन आपकी क्रॉप के ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी आपने फ्लड आपने इरिगेशन एक्स्ट्रा की, पानी भी ज़ाया किया प्लस अपनी पैदावार भी कम की, क्योंकि 40 दिन उसने रूट्स के जरिए कुछ लिया ही नहीं। ठीक है। जब आप इसे वतर हालत में डेली अच्छा, रखेंगे। मेरा सवाल यही था डॉक्टर साहब कि ये आपको पता कैसे लगा ना, ये जो कुछ आप हमें समझा रहे हैं? जी सर, वही मैं आपको वो बता रहा था कि मैंने ओपन से जब फरो वाला तजर्बा किया तो फिर मैंने नहीं, आप तजर्बा आपने किसी के खेत को देखा या कोई मॉडल फार्म विजिट किया या कहीं से कोई ब्रोशर पढ़ा? क्योंकि अगर मैं एक फार्मर हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाऊँ तो मुझे क्या करना है? मतलब या कि मैं विज़िट करूँ किसी खेत का, या वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास जाऊं, या कोई यूनिवर्सिटी का विजिट करूं? क्या करना क्या चाहिए मुझे? सर अल्टीमेटली तो वो है ना, सीइंग इज बिलीविंग, के आप जाके देखें, आप अपनी किसी ने लगा रखा है, हाँ ये जी, ड्रिप बिल्कुल, इरिगेशन का उसका सारा कंपैरिजन करें अपनी फसल के साथ कि मेरा कितना खर्चा हो गया है, इसका कितना, और मेरी फसल की कंडीशन क्या और इनकी कंडीशन क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप कन्विंस हो जाएंगे कि हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं सर। अच्छा, इस पे मैं अमजद साहब से पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद ना जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ड्रिप इरिगेशन पे बात कर रहे हैं। अमजद साहब, ये अभी हम जो टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मैं सवाल वही है कि मैं एक आम काश्तकार हूँ, मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं भी पानी की बचत करूँ, अपनी जेब का ज़रा जो हल्का है हो रही है बार बार उसको ज़रा रोकूँ और अपनी सेविंग बढ़ाऊँ, तो मुझे ड्रिप इरिगेशन की तरफ आना है। मुझे करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग वैसे ही लोगों तक जा रहे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा भी शक हो ना कि ये बंदा पैसे खर्च करके कुछ ना कुछ करना चाहता है। आपको कैसे शक पड़ जाता है? कोई उसकी आमदोरफ्त से अंदाज़ा होता है कि जी, मकसद बाज़ लोग बागात वगैरह लगा रहे होते हैं या टनल फार्मिंग कर रहे होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा करते हैं कि उनके पास जाएंगे। आपका स्टाफ विजिट करता रहता है? रेगुलर विजिट करता रहता है। वैसे भी पता होता है कि यहाँ पर ये आदमी जो है ना, ये प्रोग्रेसिव फार्मर बंदे जो है वो वाटर मैनेजमेंट के, वो किस एरिया, मौजा वाइज डिप्यूट हैं या नहीं, हमारे तहसील पर दफातर कायम है, ठीक है, तो वहीं से लोग खुद भी बाज़ का इतनी ह्यूमन रिसोर्स है कि वो विजिट कर ले सारे एरियाज की? जी, तकरीबन ऐसे होता है। अच्छा, मैनेज किया जाता है। ठीक है, आपके बंदे ने विजिट किया, उसको अंदाजा हुआ कि फलां बंदा जो है वो मतलब 10-15 बंदों से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये इनमें से 1-2 बंदे जो हैं ये आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर जहाँ पर हम सिस्टम लगाते हैं तो फिर उसका हम प्रॉपर फॉलो अप देते हैं रेगुलर। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर आप उसे कहते हैं कि भाई जाएं आप फलां बंदे के पास चले जाएं, उसका सिस्टम चल रहा है, उसके जाकर देख लें और उससे मुलाकात करें हमारी गैर मौजूदगी में। ठीक है, तो अगर आप वहाँ मुतमईन हैं तो फिर आप आ जाएं। तो शुरू में बड़े मसाइल थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो अच्छा, वो फिर आपके पास आ जाए तो वो क्या एप्लीकेशन लेके आए? एप्लीकेशन हम उसकी खुद बना लेते हैं। ठीक है, अगर वो आपके सब्सिडी के लिए दरख्वास्त भी आपको देगा? हमें ही देगा, हम ही सारा उसका केस प्रोसेस करेंगे। जब वो तैयार हो जाएगा तो उसका सर्वे किया जाएगा, एस्टीमेट होगा, एस्टीमेटेड कास्ट जो है जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स हैं उन पर बनती है। ठीक है, तो फिर हम उससे जब कहेंगे कि भाई आप अपना शेयर जो है वो जमा करवाएं, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर जो जिस कंपनी ने उसका डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ किया होता है फिर उसको वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये फिर वो कंपनी जाके ये सारा काम करती है? की टर्न बेसिस पर कंपनी ने उसको इंस्टॉल करना है, कंपनी ने उसको ट्रेनिंग भी देनी है और 2 साल तक आफ्टर सेल सर्विस भी है। जो मसाइल आएंगे वो कंपनी उसको 2 साल तक वो लुक आफ्टर करेगी। उसके बाद क्या करेगा? अगर 2 साल के बाद, असल मसाइल तो 2 साल बाद आना शुरू होंगे ना जी। शुरू में तो सिस्टम नया होगा और काम सही चलता रहेगा। और ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कोई ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी, अब घरों में भी तो पानी का सिस्टम होता है, नेटवर्क है, ये भी वही एक नेटवर्क है। मतलब काश्तकार इतना एबल हो जाएगा कि क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, साथ साथ जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो फार्मर का एक बंदा उनके साथ साथ रहता है कि देख ले क्या क्या चीज़ें लग रही हैं और कहाँ कहाँ लग रही हैं, और उसको ट्रेनिंग देकर
अच्छी तरह एजुकेट कर दिया जाता है। फिर जब भी कोई मसला होता है तो वो फ़ोन कॉल पे वो उनका बंदा आ जाता है या हमारा डिपार्टमेंट जाता है, हम भी रेगुलर विजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, किसी को ज़रूरत है कि जी मेरा ये हम रेगुलरली फॉलो करते हैं कि अगर क्योंकि नया सिस्टम ने लगाया तो हमारी ख्वाहिश होती है कि चलता रहे ना, इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बताएं अमजद साहब, मुझे ये जानना है कि इस वक्त तक आपके पास डाटा भी होगा, पंजाब में एक अंदाजे के मुताबिक कितने फ़ीसद लोग जो है वो फ्लडिंग छोड़कर ड्रिप इरिगेशन की तरफ आ गए होंगे? एक रफ एस्टीमेट। नहीं सर, हमने टोटल जो इस वक्त पंजाब में जो सिस्टम इंस्टॉल किए ना वो प्लस 85,000 एकड़्स हैं। अच्छा, बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा है, ये तो 1% भी नहीं बनता होगा। जी जी, ऐसे ही क्योंकि देखें ना, हम इतने बड़े चैलेंज से निपटने के लिए जा रहे हैं, और अगर इतनी तादाद में हम जो है अभी तक लोगों को कायल कर सकें तो इसका मतलब बड़ा चैलेंज है। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, इसके लिए फिर गवर्नमेंट भी कोई सोच रही है, कोई स्टडी कर रही है, कोई लोगों को मकसद वही किस तरह खींच के लाया जाए? मकसद ये भी रास्ता है ना जी, पाबंदी लगा दी जाए कि जी अब काश्तकारी होगी ड्रिप इरिगेशन के जरिए। शायद एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपको पानी कितना महंगा हो जाएगा तो फिर लोग आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। जैसे आप मिडिल ईस्ट वगैरह में है, वहाँ पर तो यही है ना कि लोगों को पानी बहुत महंगा मिलता है। तो इसका इम्कान वैसे हैं, क्योंकि अब तो आना पड़ेगा इस तरफ। जी, अभी तो खैर हम जो है अपनी गाड़ियों को भी जो है फ्लडिंग के साथ धो रहे हैं, और वैसे भी जो घरों में पंप लगे हुए हैं बेरहमी से पानी इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ासतौर पे ये जो लाल पंप है उसका रिजल्ट यही तो है कि हम अब जो पानी जो पंप कर रहे हैं वो सारा पीने के काबिल भी नहीं है। अब मुल्तान में 120 फुट पर जो बोर चल रहे हैं पीने के पानी के, वो अनफिट है, पानी पीने के काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बड़ा अहम मामला है कि हम अपने काश्तकारों को किस तरह इस तरफ माइल करें ना। ये सारी सहूलत होने के बावजूद और इतनी बड़ी सब्सिडी, मतलब 60% सब्सिडी है ना जी, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उसके बावजूद अगर काश्तकार इधर माइल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं खराबी है। 40% देखिए, हमें तो अगर स्टोर में जाए ना जी, कोई चीज़ सेल पे 60% सेल पे लगी हो तो ज़रूरत नहीं होगी तो लेके आ जाएंगे आप, ठीक है ना जी। आपके पास पैसे कम होंगे, आप घर से मंगवा लेंगे, यार ये अचानक सेल लगी है 60% की, इसको लेके जाना है। तो ये जहाँ आपके पैसे की भी बचत होनी है, पानी की भी बचत होनी है, पैदावार भी बढ़नी है, तो काश्तकार क्यों नहीं माइल हो रहा? सर काश्तकार, मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो तो इस तरफ बहुत जल्दी माइल हो गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी की बचत नहीं है, आपकी खाद की बचत भी है इसमें। अच्छा, खाद की भी बचत? खाद की भी बचत, वो जरा बताएं ना जी। खाद की बचत सर इस तरह है जी कि पहले जैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं या छट्टा मेथड देते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे भी आपकी खाद पहुँच जाती है। इस सिस्टम में आपकी ये भी प्रोविजन है जी कि ये खाद भी इसी सिस्टम के थ्रू ही आप जो है वो फसलात को देंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड सर, उसमें जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि जब सिस्टम जो है वो कॉमन होना शुरू हुआ तो साथ में आपकी सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, सॉल्युबल को जरा आसान अल्फाज आई मीन की जो पानी में हल हो जाती है। ठीक है जी, जो पानी में, मतलब आप वो जो आपने पॉन्ड बनाया हुआ है उसी में डाल दें, डिजॉल्व हो नहीं सर, उसमें ड्रम साइड पे रखा होता है, उसमें आपके पास जो है वो सिस्टम में ही प्रोविजन दे दी जाती है कि वो ड्रम में आप खाद को घोलें, ठीक है, और उसको सिस्टम के थ्रू पानी के साथ ही, और दूसरा ये है जी कि जहाँ पे पानी के साथ ही जाएगी भी वहीं पे जहाँ पे पौधे आपके हैं, जड़ी बूटियों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा जो वीडिसाइड पे या जो आपको पेस्टिसाइड पे खर्चा करना पड़ता है तो वो भी आपका थोड़ा सेव हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ठीक है। अब बेसिकली तो फार्मर को एजुकेट करने ही की ज़रूरत है। नो डाउट जी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे जो है वो उसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप के प्रोग्राम के तवसत से या इस तरह जो जब इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाएगा, फार्मर्स को नो हाउ दी जाएगी कि जी इसमें फ़ायदे आपके पानी की बचत भी है, खाद की बचत भी है, पैदावार भी आपकी जो है 50 से 60% तो वैसे ही खाद बड़ी महंगी होगी। जी, इतनी महंगी खाद में तो काश्तकारी मुमकिन नज़र नहीं आ रही, तो इस ड्रिप इरिगेशन की तरफ तो बड़ी तेज़ी से लोगों को आना चाहिए। आपने भी कोई मॉडल फार्म बना रखा है अपने पास, लोग आएँ और देख जाएँ? जी सर, हमारे पास, क्योंकि हमने स्मॉल जो STS की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल ट्री सिस्टम की, मैंगो ट्री सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है वो 1 एकड़ में पौधे जो हैं वो 700 से 800 तक पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी लगा हुआ है, सिट्रस का भी हमारा ऑर्चर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, उसे ड्रिप पे ही लेके चल रहे हैं। क्योंकि होता ये है जी कि जब आप मेच्योर ऑर्चर्ड को आपको ड्रिप पे लाना पड़ता है तो उसमें फिर आपके प्रॉब्लम्स थोड़े आते हैं। अच्छा, लेकिन जब आप एक ऑर्चर्ड को डेवलप ही उस तरह करेंगे कि जी जितना पानी दे रहे हैं, जितना उसको खाद दे रहे हैं, उसके मुताबिक ही वो चल रहा है,
तो वो डेवलप करना आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमारे मॉडल फार्म भी हैं यूनिवर्सिटी में, फार्मर्स उधर भी आके विजिट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वो फार्म खुले हैं, वो खुले हैं, फार्मर कोई आना चाहे देखना चाहे तो पाबंदी कोई नहीं है। तो क्या करे, आके किससे मिले? अगर आके सर हमारे पास बेसिकली तो जो है वो फार्म का अपना सिस्टम है, फार्म मैनेजमेंट का सिस्टम भी है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी आके वो बिल्कुल मिल सकते हैं, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। फार्मर आते भी हैं फार्मर बिल्कुल सर, जो फार्मर इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे हमारे फार्मर ने बताया जी कि सीइंग इज बिलीविंग, तो उसमें फिर वो आके जब देखते हैं उनको इनके फ़ायदों का पता चलता है तो वो बिल्कुल इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये अभी हम बात कर रहे हैं कि फार्म बनाकर और फिर फार्मर्स को विज़िट कराया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ राग़िब होते हैं। आपके फार्म को भी विज़िट करने के लिए इर्द गिर्द के काश्तकार आते हैं कि चलें डॉक्टर आबिद साहब ने ड्रिप इरीगेशन शुरू किए, जाके देख के आते हैं, या कोई लोगों का रुझान नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल आते हैं। सिर्फ जो फार्मर जेब की तरफ से कमज़ोर होते हैं वो माइल नहीं हो पाते सिस्टम की तरफ, अदरवाइज़ जो जितने भी फार्मर हैं वो फसल के कंपैरिजन जब करते हैं तो फ़ौरन माइल होते हैं, क्योंकि हर बंदे ने एट द एंड प्रॉफिट देखना होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, यील्ड की वजह से भी, पानी की बचत की वजह। तो आपको कहते भी हैं कि जी आप ज़रा हमें भी ऐसा सिस्टम लगवा दें? बिल्कुल सर, क्योंकि फार्मर अनएजुकेटेड होता है इस मामले में, तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा कि ये कैसे करना है सारा, तो जस्ट उनको डिपार्टमेंट का बता दिया जाता है, बाकी डिपार्टमेंट खुद हेल्प करता है उनको। इसमें प्राइवेट कंसल्टेंट भी मौजूद हैं कि अगर आप कोई बंदा डिपार्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, वो कहता है कि जी मुझे कोई कंपनी मैं उसको हायर कर लूँ और वो जो है ये सारे इंस्टॉलेशन कर दे, तो ऐसा भी है? आपने लगाया है क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा? बिल्कुल सर है, लेकिन वो देखें जब 60-40 की आपको सब्सिडी मिल रही हो तो ऑफ कोर्स आप डिपार्टमेंट की तरफ ही मूव करेंगे कि बजाय इसके कि अब मैं जेब से 60% एक्स्ट्रा है वो करूँ सारा। लेकिन वो उसमें भी लिमिट है ना जी। मैं अमजद साहब से पूछ लेता हूँ। अमजद साहब देखें ना, मुझे तो एक हद दे दी गई है कि 12.5 एकड़ तक मुझे ये सब्सिडी मिलेगी, उससे अगर बियॉन्ड है तो फिर मुझे मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए, मैं उनको जाके कहूँ कि जी मेरे 12 कंपनी वाले लगा कर दे देते हैं, जिनके साथ आपका रब्ता है वही लगा के दे देते हैं, लगा कर दे देते वो फुल पेमेंट पर लगा के दे देंगे जी, फुल पर लगा देंगे। या वो उसको मकसद है कि अगर वो लीज आउट कर देता है ज़मीन, तो जो जिसने लीज पर ली है वो लगवा सकता है वहाँ पर सिस्टम, जिसने ठेके पर ज़मीन ली हुई है जी वो भी लगवा सकता है, वो भी लगवा सकता है अगर उसको मालिक इसका इजाज़त, सब्सिडी के तहत। जी मालिक अगर उसको इजाज़त दे देता है और 5 साल के लिए उसको ठेके पर भी दे देता है ज़मीन, तो वो इस तरह भी लग सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि कम से कम 5 साल तक आपका कब्जा होना चाहिए उस ज़मीन पर, आपको ये सब्सिडी मिलेगी। या जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो हर फैमिली मेम्बर उससे इस्तेफादा कर सकता है अगर उनकी ज़मीन इकट्ठी और मालिक। यहाँ पंजाब में ज़्यादा रुझान किस ज़िले में, किस इलाके में ड्रिप इरीगेशन का? यहाँ तकरीबन सब जगह पर मिला जुला ही है, कोई ये नहीं आप कह सकते किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा और किसी में कम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम चल रहा है। या रुझान आप कहने के इस तरफ जहाँ पानी की किल्लत ज़्यादा होगी, थल का एरिया जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, या अंडरग्राउंड चोलिस्तान का एरिया, अंडरग्राउंड वाटर जो अगर वो फिट है, ठीक है, और कोई जरिया नहीं है, नहरी पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर लोग इसको ज़रूर कर रहे हैं। वहाँ रुझान थल में बहुत सारी जो है वो एरिया खाली पड़ा हुआ है। लोग पहले तो हम जिन एरियाज़ को बारानी कहते हैं, जी, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ सिर्फ बारिश से हम फसल उगाते हैं वहाँ ये ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए हम उसे साल भर फसल ले सकते हैं। जी, सिर्फ चना शना उगाते हैं तो इसका मतलब है चने को तो जस्ट जो है ना वो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन चाहिए होती है, स्प्रिंकलर के ज़रिए वो दी जाती है। ठीक है, एक आधी बारिश भी हो जाए तो चने की फसल तो हो जाती है ना। हाँ जी, ये बताएं कि इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन हमवार हो या ऊपर नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 8-10 फुट का भी अगर डिफरेंस है तो कोई मसला नहीं, प्रेशर से पानी पहुंच जाएगा, हर जगह पानी पहुंच फिर तो मतलब है जो इस किस्म के एरियाज़ हैं वहाँ ये इसको इजीली जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। जी, हर जगह किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं। अच्छा, तो सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि थोड़ी सी शक्ल को सीधा कर लें, ठीक है, खेत की शक्ल कुछ ना कुछ हो, बिल्कुल इस तरह ना हो कि टीले बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहे हों, हाँ, ताकि काश्त ठीक हो और फसल चली जा सके। ये जो पॉन्ड है उसको बनाने के लिए, जो तालाब बनाना है उसको बनाने के लिए भी कोई खास हिदायत है या जैसे मर्जी वो भी हम बना लें? देखें, एक बंदे ने 5 एकड़ की इरीगेशन सिस्टम लगाना है, एक ने 10 का लगाना है, एक ने 15 का लगाना है, तो फिर उसके मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उस पांड को फिर फिश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, कोई और पर्पस जो है वो नहीं होगा, हो नहीं सकता। फिश एक छोटी सी बात आपने अभी कहा कि इस पे फिल्टर्स भी लगते हैं, तो फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं? फिल्टर ये देखें, जहाँ पानी आप ले रहे हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर डायरेक्ट सक्शन जहाँ आप कर रहे हैं, तो वहाँ बास का ये होता है कि रेत भी आ जाती है ना। अच्छा,
तो रेत को अगर चली जाती है तो सिस्टम को चोक कर देगी, तो उसको हमने रास्ते में फिल्टर में किसी से फिल्टर में उसको इंटरसेप्ट करना है ना। राइट। अभी बहुत सारे सवाल थे जो आपसे करने थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अमजद साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आपका भी, डॉक्टर आबिद साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, हमने ड्रिप इरीगेशन पर बात की और इसमें बहुत सारे पहलुओं को जाना। मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम ऐसा फिर करें ड्रिप इरीगेशन पे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।